नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार और हम स्वागत करते हैं आपको अभ्यास स्टडी पॉइंट में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो पहले समझते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्या है। पहले हम समझेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इज बेसिकली द एक्शन टेकन बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री नोन एज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो होता है, एनी एक्शन टेकन बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री नोन एज रिवॉल्यूशन। जब किसी भी बड़े पैमाने पे लोगों द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है उसे हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति। रिवॉल्यूशन की हिंदी मीनिंग होती है क्रांति। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक इंट्रो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंट्रो। अब इस इंट्रो में हम देखेंगे बोला क्या। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून अंडर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1789, 14 जुलाई 1779 को सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस के शहर में हड़कंप मच गया। जो राजा था वहाँ का, उसने कमांड किया ट्रूप्स को शहरों में जाने के लिए। और शहरों में जो था एक र्यूमर स्प्रेड हो गया। र्यूमर क्या स्प्रेड हुआ कि जो राजा है उसने आर्मी को ऑर्डर किया है ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स में फूट डालने के लिए, या उनके खेतों को जलाने के लिए, या उन्हें मारने पीटने के लिए, मतलब धमकाने के लिए। अब जो पीपल्स थे वहाँ के, समथिंग 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। उसके बाद में लगभग 7,000 महिला और पुरुष एक साथ टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या फॉर्म किया? मिलिटिया। उन्होंने मिलिटिया फॉर्म कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को तोड़ डालें, कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ डालें उन्होंने। किस खोज में? आर्म्स की खोज में। अब उन्हें आर्म्स की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आर्म्स मीन्स हथियार। अब उन्हें हथियारों की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? हथियार। अब उनसे लड़ने के लिए जो डाकू, या मतलब बोल सकते हो जो गुंडे आ रहे थे, उनसे लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हथियार, क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं। सो उनसे लड़ने के लिए हमें भी हथियार चाहिए होता था। सो अब आगे देखते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. उसके बाद में सैकड़ों लोग मार्च करते हुए पेरिस के ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब जो किला का जेल था, शाही जेल जिसे बोलते हैं, उसका नाम था बेस्टिल। उन्होंने उसे डिमोलिश कर दिया। और किस लिए डिमोलिश किया? क्योंकि वहाँ पे उन्हें ये आशा था कि वहाँ उन्हें हथियार मिल जाएंगे। सो इन द आर्म्ड फाइट, हथियारों की लड़ाई में वहाँ का जो कमांडर था वो मारा गया। उसके बाद जो वहाँ के प्रिजनर्स थे उन्हें छुड़ा लिया गया। और उस समय वहाँ पे जो प्रिजनर्स की संख्या थी वो सिर्फ 7 लोग थे। येट द बेस्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल। फिर भी बेस्टिल से लोग इतना नफरत क्यों करते थे? बिकॉज इट स्टूड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि ये जो बेस्टिल जेल था वो राजा के क्रूएल्टी पावर को दिखाता था, मतलब कितना क्रूर है राजा उसे दिखाता था। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड। जो किला था मीन्स जेल था, उसे डिमोलिश कर दिया गया। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of this destruction. अब क्या हुआ? जो किला था
उसे डिमोलिश कर दिया गया और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, मतलब पत्थर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, उन्हें भी बाज़ारों में बेच दिया गया। जो बेचा किन्हें गया? उन लोगों को बेचा गया हु विश टू कीप ए सोवनेर ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। वो इस डिस्ट्रक्शन की निशानी रखना चाहते थे, उन्हें बेच दिया गया। अब क्या हुआ? द डे दैट फॉलोड मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब ये जो दिन था, ये पेरिस और उनके कंट्री साइड के लिए बहुत ही आपत्तिजनक दिन था, मतलब परेशानजनक। मोस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। कुछ लोग थे जो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के थ्रू प्रोटेस्ट कर रहे थे। और much later when historians looked back upon his time, they saw that it is the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of King of France. Though most people at the time didn't anticipate this outcome. और कुछ हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जब पीछे जाके देखा तो उन्हें ये पता चला, ये जो चेन ऑफ इवेंट शुरू हुआ, ये जो डिमोलिश्ड हुआ, मिलिटिया फॉर्म हुआ, इन सब के पीछे राजा का हाथ था। Though most people at this time didn't anticipate this outcome. जिससे अभी तक कई सारे पीपल्स एंटिसिपेट नहीं हुए। सो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में हमारी फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? तो इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग ascended द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसने क्या किया? फ्रांस के थ्रोन को असेंड कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। जब वो 20 साल का था तो उसने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी कर ली जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। और उसने अपने शासनकाल में ये पाया कि जो उसकी ट्रेजरी थी वो खाली थी। अब इसके पीछे कॉजेज क्या थे? ये जो उसके रिसोर्सेज थे वो ड्रेन क्यों हुए? लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय से वार के कारण, मतलब युद्ध के कारण, जो फाइनेंशियल रिसोर्स थी फ्रांस की वो ड्रेन हो गई। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एज द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलाइस। उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट, एक एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट था पैलेस ऑफ वर्सलाइस जिसे बोला जाता है, उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट जो थी बहुत ही हाई थी। उसके साथ साथ अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। उसके साथ साथ जो लुइस 16 थे, उन्होंने हेल्प किया 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस कराने के लिए अपने कॉमन एनिमी किससे? ब्रिटेन से। अब द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरेज टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवरेज। अब क्या हुआ? ये जो वॉर हुआ इसमें 1 बिलियन लिवरेज का कर्ज चढ़ गया। किसके ऊपर? ये 1 बिलियन लिवरेज का कर्ज किसके ऊपर चढ़ा? ये 1 बिलियन लिवरेज का कर्ज फ्रांस के ऊपर चढ़ गया। अब क्या हुआ? ये कर्ज तो चढ़ा लेकिन मुआवजा ना देने के कारण ये जो कर्ज था वो 2 बिलियन लिवरेज तक पहुंच गया। अब क्या हुआ? लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्या हुआ? जो मनी लेंडर्स ने पैसा दिए थे, मतलब इस स्टेट को जो पैसा दिए थे, उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू किया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट एंड इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब क्या हुआ? जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो असहमत थी कि जो उनका इंक्रीजिंग परसेंटेज है उसको अपने बजट में वो अकेले नहीं दे सकते। टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंसेस, उसके साथ साथ कुछ और भी खर्चे थे उनके, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी मेंटेन करना, कोर्ट मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करना, उसके साथ साथ उनकी यूनिवर्सिटीज़ को रन करना, फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। अब क्या हुआ? जो
राजा था उसने इन टैक्सेस को बढ़ाने का सोचा, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, लेकिन सिर्फ टैक्स बढ़ाना ही सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states. Only member of the third state paid taxes. अब इन 18th century 18वीं शताब्दी में जो हमारी फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। पहला जो था वो क्लर्जी का था, दूसरा जो था नोबिलिटी का था, और तीसरा जो था उसमें 3 पार्ट्स के लोग आते थे। एक बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, लॉयर्स आते थे। उसके साथ साथ सेकंड कैटेगरी में हमारे पेजेंट्स और आर्टिसंस आते थे, और थर्ड स्टेट्स जो एकदम लोअर स्टेट्स होता था उसमें हमारे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, उसके साथ साथ कुछ सर्वेंट्स आते थे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करने पड़ते थे, जिसके वजह से वो लोग परेशान होते थे। अब द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe society and institution of France before 1789. अब ये जो स्टेट था यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम चलता था। कब से? मिडल एजेस मीन्स 1750s के आसपास से। और ये जो ओल्ड रिजीम जो था ये डिस्क्राइब करता था उस समय के सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को बिफोर 1789, 1789 के पहले के। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. अब ये जो ओल्ड रिजीम था वो उस समय की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए था बिफोर 1789, 1789 के पहले। अब फिगर 2 shows how the system of states in France society was organized. So यहाँ पे बोला है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये शो करता है कि कैसे उसमें जो फ्रांस सोसाइटी थी वो ऑर्गेनाइज थी। सबसे ऊपर वाले स्टेट में हमारे क्लर्जी थे जो चर्चेस में पूजा करते थे। उसके बाद में दूसरे पे हमारे नोबिलिटी थी जिसमें राजा आते थे, उसके साथ साथ उनके एम्प्लॉयज आते थे। और थर्ड स्टेट्स में हमारे कुछ बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, उसके साथ साथ कुछ सर्वेंट्स आते थे। इस तरह से उस समय की सोसाइटी। पेजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और जो किसानों की पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्स 90% थी। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। उसमें से सिर्फ स्मॉल नंबर, एक छोटे पैमाने पे लोगों द्वारा लैंड थी जिसे वो कल्टिवेट करते थे। अबाउट 16% ऑफ द लैंड वर ओन्ड बाय द नॉबल्स, चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। अबाउट लगभग 60% ऑफ द लैंड जो थी वो नॉबल्स द्वारा, चर्चेस द्वारा और कुछ थर्ड स्टेट के रिच मेंबर्स द्वारा ओन किया जाता था, मतलब उनके पास ही सिर्फ था। द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के पीपल्स थे उन्हें कई प्रकार के प्रिविलेज मतलब आरक्षण दिए जाते थे, जैसे कि द इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वर एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टू टैक्स टू द स्टेट। और जो इसमें सबसे मेन पॉइंट था वो उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। द नॉबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, उसके साथ साथ उन्हें फ्यूडल सिस्टम के भी प्रिविलेज मिलते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। इसमें फ्यूडल ड्यूज भी आते हैं जो किसानों द्वारा किसानों के लिए बढ़ाए जाते थे। अब ये फ्यूडल सिस्टम होता क्या? फ्यूडल सिस्टम को समझते हैं। फ्यूडल सिस्टम जो हमारा होता है वो बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें अगर सपोज किसान है वो कर्ज लिया, उसके बाद में वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो उसमें जो है जो मनी लेंडर है वो उससे अपने ज़मीन पे काम करवा के उसे कर्ज ले सकता है। ये था हमारा फ्यूडल सिस्टम। सो पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड
to work in his house and field and to serve in the army or to participate in building roads। अब ये ऑब्लाइज किस में करते थे? पीजेंट्स को। पीजेंट को ऑब्लाइज करते थे कि उनके घर पे काम करें, उनके फील्ड में काम करें, उनके आर्मी ज्वाइन करें, उसके साथ साथ उनके रोड बन रहे हैं उनमें हेल्प करें। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथीज फ्रॉम द पीजेंट्स। उसके साथ साथ जो चर्च था वो भी पीजेंट से टैक्सेस लेते थे, और वो टैक्सेस होते क्या थे? 1/10 पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, उसे हम तिथि बोलते हैं। इसमें होता क्या था? जो किसान है वो जितना अनाज उगाते थे उसका 1/10 पार्ट उन्हें चर्च को देना पड़ता था। उसके साथ साथ उन्हें एक डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था, जिसे हम टाइली बोलते हैं। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता था। एंड इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिवाइव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑन एवरीडे कंजम्पशन लाइक साल्ट और टबैको। उसके साथ साथ उन्हें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे, जैसे नमक पे टैक्स हो गया, तंबाकू पे टैक्स हो गया। सो जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, मतलब जो उनके ऊपर टैक्स लग जा रहे थे, इससे थर्ड स्टेट जो था वो धीरे धीरे प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ने लगा। सो इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।